स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज जो है हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय हिंदी से बादल को घिरते देखा है कविता का प्रश्न उत्तर, जो कि कवि नागार्जुन जी की कविता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। और यदि आप इसका जो प्रश्न उत्तर है परीक्षाओं में, बोर्ड परीक्षाओं में यदि आप लिखते हैं तो आपको 100% पूरे अंक आपको मिलेंगे। तो चलिए पहले नंबर का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या बोल रहा है कि मानसरोवर के कमल को स्वर्णिम कहने का क्या आशय है। तो सबसे पहले आपको परीक्षाओं में प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना है और उसके पश्चात ही आपको अच्छे से इसका उत्तर लिखना है। तो जो मानसरोवर है वहाँ के कमल को स्वर्णिम यानी कि सोने के कहने का कवि का क्या आशय है। तो कुछ इस प्रकार से ये जो प्रश्न है, तो चलिए पहले पढ़ते हैं, उसके बाद इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो इसका उत्तर है, मानसरोवर के कमल को स्वर्णिम कहने का आशय यह है कि जब जो है सूर्य की लालिमा किरणें मानसरोवर के कमलों पर पड़ती है तो वह पुष्प सूर्य की किरणों के कारण सुनहरा दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे स्वर्णिम कहा गया है। तो यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि जब जो है सूर्य का उदय होता है, सूर्य जब निकलता है तो उसकी जो लालिमा किरणें हैं, उसकी जो पहली किरणें हैं जो मानसरोवर है वहाँ पर खिले हुए सुंदर सुंदर फूलों पर, कमल के फूलों पर पड़ती है। तो इससे क्या होता है कि वो जो पूरा जो पुष्प है सूर्य की किरणों के कारण क्या दिखाई पड़ता है, सुनहरा दिखाई देता है, सुनहरा दिखाई पड़ता है। तो इसी कारण से कवि ने इसको क्या बोला है, स्वर्णिम कहा है। तो बस इतना ही आपको लिखना है और आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। चलिए दूसरे नंबर के प्रश्न पर आते हैं। और ये जो प्रश्न है बहुत ही आईएमपी है और ये जो है परीक्षा में पूछा जाता है कि बादल को घिरते देखा है कविता के प्रकृति चित्रण को अपने शब्दों में लिखिए। ये जो है आपको बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, आप इसको करके ही जाइएगा। तो आपको इसमें क्या लिखना है कि जो भी कवि ने बादल को घिरते देखा है, पूरी जितनी भी कविता में प्रकृति के चित्रण, प्रकृति को चित्रित किया है अपनी कविता में, तो उसको जो है अपने शब्दों में लिखना है समझाते हुए। तो चलिए पहले पढ़ते हैं फिर समझने का प्रयास करते हैं। सफ़ेद पर्वत के शिखरों पर बादल को घिरते देखा, ये जो है इसका उत्तर है। और बादल पर स्थित वाष्पकण को कमल के फूलों पर गिरता हुआ देखा गया है। तो जो श्वेत जो पर्वत हैं, सफ़ेद जो पर्वत हैं, उनके शिखरों पर जो है बादल को घिरते हुए कवि ने बताया है, यहाँ पर उसका सुंदर जो है प्राकृतिक चित्रण किया है। तो सफ़ेद जो पर्वत हैं उनकी शिखरों पर बादल को जो है घिरते हुए देखते हैं, बताते हैं। और जो बादल में जो वाष्पकण होते हैं, जो मोती जैसे जो वाष्पकण होते हैं, वो जो है किस पर गिरते हैं, सफ़ेद कमलों पर उनको गिरते हुए यहाँ पर बताया गया है। कहने का आशय ये है कि बादलों पर जो वाष्पकण होते हैं वो जो है जब कमल के फूलों पर गिरते हैं तो बहुत ही अच्छे दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ पर जो है कवि ने प्रकृति का यहीं पर सुंदर चित्रण किया है। वर्षा की उमस से राहत पाने के लिए पक्षी यहाँ आकर कीड़े मकोड़ों को ढूंढते हैं तथा इस सरोवर में हंस को भी तैरते हुए देखा है। तो वर्षा जब होती है, जब जो है क्या होती है, वर्षा होती है, और वर्षा के पश्चात जब क्या होती है, धूप निकलती है, तो उससे एक अजीब सी क्या होती है, उमस होती है। तो इसी उमस से जो है राहत पाने के लिए जो पक्षी हैं वो कहाँ आते हैं, मानसरोवर में आते हैं और यहाँ पर आकर के वो जो है कीड़ों को ढूंढते रहते हैं। तो इसी को कवि ने यहाँ पर बताया है कि वर्षा की उमस से राहत पाने के लिए जो है कवि जो कीड़े हैं वो यहाँ पर आते हैं और कीड़ों मकोड़ों को ढूंढते रहते हैं। साथ ही साथ इस सरोवर में जो है हंस भी तैरता है। और ये जो है आपको अपने शब्दों में ही लिख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है, वैसा लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। बसंत का महीना है और सूर्य की लालिमा किरणें मानसरोवर के कमलों पर पड़ती है तो ऐसा लगता है मानो वो कमल सोने के हों। तो कवि ने यहाँ पर इस कविता में उल्लेख किया है कि उस समय किसका, बसंत ऋतु का समय था। और उस समय जब सूर्य की लालिमा किरणें किस पर पड़ती है, मानसरोवर पर खिले कमलों पर पड़ती है, तो वो जो कमल के फूल हैं वो सोने के समान जो है प्रतीत होते हैं। और रात भर एक दूसरे से अलग रहने वाले चकवा चकई का मिलन होता है और वे शैवाल की हरी दरी पर क्रीड़ा करते हैं। तो ये जो चकवा चकई हैं वो जो है पक्षी होते हैं
जो कि जैसे ही रात होती है वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, बिछुड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और जैसे ही सूर्य का उदय होता है, सूर्योदय होता है, तो फिर से इनका क्या होता है, मिलन होता है। तो इसी को जो है कवि ने यहाँ पर इस कविता में इनका उल्लेख किया है कि जैसे ही क्या होती है, रात होती है, तो ये जो है बिछुड़ जाते हैं और फिर से सुबह होने पर इनका मिलन होता है। और वे जो है शैवाल की हरी दरी, यानी कि घास, जो शैवाल रहता है उसकी हरी दरी, मतलब हरे हरे जो शैवाल हैं वहाँ पर बैठ कर के अपना जो क्रीड़ा है वो किया करते हैं। साथ ही दुर्गम पहाड़ी पर मृग अपनी ही कस्तूरी की सुगंध में इधर उधर दौड़ते रहते हैं। तो जो मृग हैं, जो हिरण हैं, वो इनकी नाभि में क्या होती है, कस्तूरी, और इससे जो है एक सुगंध आता रहता है। तो इसी सुगंध की तलाश में ये जो मृग है वो इधर उधर दौड़ते रहते हैं, लेकिन इनको ये पता नहीं होता कि ये जो कस्तूरी का जो सुगंध है वो अब इनके अंदर ही है। तो ये जो है बेचैन होकर के इधर उधर दुर्गम पहाड़ों पर घूमते रहते हैं। और इस प्रकार कवि ने प्रकृति का सुंदर चित्रण इस कविता के माध्यम से किया है। तो ये था सेकंड नंबर का उत्तर। चलिए, आई होप ये जो है समझ चुके होंगे। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये जो प्रश्न है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आपको इसको करके ही जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न 3 है, कवि चकवा चकाई द्वारा किन मनोभाव को कविता में बताना चाहते हैं। तो हमने देखा कि क्या हो है, चलिए उसका उत्तर देखते हैं। तो कवि ने इस कविता में चकवा चकाई के विरह का वर्णन किया है। और रात भर ये दोनों अलग आपस में हो जाते हैं, और जैसे ही सूर्योदय होता है तो इनका पुनः मिलन होता है और ये जो है अपना रुदन बंद करते हैं। तो ये था उत्तर। तो कवि जो है इस कविता में जो है चकवा चकाई के विरह का वर्णन किया है, यानी कि बिछुड़ने का यहाँ पर इस कविता में वर्णन किया है। जैसे ही मैंने आपको पहले बताया, ये जो है रात होते हैं तो ये जो दोनों जो पक्षी हैं वो क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से बिछुड़ जाते हैं। और पुनः जैसे ही सूर्योदय होता है तो ये जो है आपस में मिलते हैं और अपना जो रुदन है, अपना जो दुख है वो बंद करते हैं। तो ये था तीसरे नंबर का उत्तर। चलिए चौथे नंबर का प्रश्न देखते हैं। तो कवि ने कस्तूरी मृग का उल्लेख किस संदर्भ में किया है। तो कस्तूरी मृग का उल्लेख किस संदर्भ में किया है, तो इसका उत्तर हम चलिए देखते हैं। तो उत्तर कुछ इस प्रकार से है, कस्तूरी मृग अपनी ही कस्तूरी की सुगंध से उन्माद होकर के इधर उधर वो जो है दौड़ते रहते हैं, लेकिन कस्तूरी उनके नाभि में ही होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो कस्तूरी मृग है वो जो है अपनी ही कस्तूरी की सुगंध से क्या हो जाते हैं, बेचैन रहते हैं, और इधर उधर वो जो है दुर्गम पहाड़ों पर घूमते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, लेकिन वास्तव में जो कस्तूरी है उनके नाभि में ही होती है। तो बस इतना ही था इसका उत्तर। अब आता है पांचवा, भाव स्पष्ट कीजिए। तो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको कभी कभी परीक्षाओं में आपको पूछ सकते हैं। तो आपको जो है कविता का कुछ जो लाइन है वो दिया रहेगा और उसका जो है आपको भाव स्पष्ट करना रहेगा। तो पहले नंबर पर आता है, ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बालर उनकी मृदु किरणें थी, अगल बगल था स्वर्णाभ शिखर। तो ये स्वर्णाभ है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं, इसका भाव स्पष्ट करते हैं। तो आपको जो है ज़्यादा नहीं, बस 4-5 लाइन में इसका जो उत्तर है वो लिख देना है और आपको जो है नंबर मिल जाएंगे। तो कवि कहते हैं कि बसंत ऋतु का क्या था, सुबह था। बसंत ऋतु का समय था और बसंत ऋतु की क्या थी, सुबह थी। और जो वायु है, जो हवा है, वो मंद गति से क्या हो रहा था, बह रहा था। हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, कि जो मंद मंद था अनिल बह रहा, यानी कि जो वायु थी, जो हवा थी, वो धीरे धीरे से मंद गति से बह रही थी। और उगते सूर्य की लालिमा किरणें पर्वत के शिखरों पर पड़ रही थी। बस इतना बस लिखना है और आपका जो उत्तर है यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। तो जो सूर्य की, जो उगते हुए सूर्य की जो लालिमा, जो किरणें थी, वो पर्वत के शिखरों पर पड़ रही थी। और इसमें एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, और जिससे ये जो पर्वत के शिखर हैं वो कैसे दिखाई पड़ रहे थे, स्वर्णिम दिखाई पड़ रहे थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या, अगल बगल था स्वर्णाभ शिखर, यानी कि उगते सूर्य की लालिमा किरणों के कारण जो पर्वत के शिखर हैं वो कैसे दिखाई पड़ रहे थे, सोने के समान प्रतीत हो रहे थे, स्वर्णिम दिखाई दे रहे थे। ख नंबर पर आते हैं, दुर्गम बर्फानी घाटी में शत सहस्त्र ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले क्या, निज के ही उन्माद परिमल। तो इसका भाव देखते हैं। तो कठिन चढ़ाई वाली ऊंची घाटी पर जो कस्तूरी मृग है अपनी ही नाभि से उठने वाले सुगंध से उन्माद होकर के इधर उधर दौड़ते रहते हैं। और हमने तो
2-3 बार इसको पढ़ लिया तो आई होप आपको याद भी हो चुका होगा कि जो कस्तूरी है, कस्तूरी मृग है, वो जो है अपनी ही नाभि से उठने वाले क्या सुगंध से जो है इधर उधर बेचैन होकर के इधर उधर ऊंची चढ़ाई वाली पहाड़ियों पर, उनकी घाटियों पर इधर उधर घूमते रहते हैं। तो ये था इसका भाव, और इसी के साथ ही इसका जो प्रश्न उत्तर है वो पूरी तरीके से समाप्त होता है। तो आई होप आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा, तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ ज़रूर इसको शेयर कर दीजिए, और जितना जल्दी हो सके आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि मैं जो है इम्पॉर्टेंट जो प्रश्न उत्तर है उसको बनाता रहूं, तो आप मुझको कमेंट में बता सकते हैं। मैं आपका जो कमेंट है पढ़ करके वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो चलिए पढ़ते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।